पर फ्लक्स में कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही थी, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर फ्लक्स कितना पास हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा पास होने लगी इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते ही। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस फ्लक्स इंक्रीजेस, तो यहाँ से क्या निकल गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलकम स्टूडेंट्स, आओ फिर शुरू करा जाए। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो अपनी फिजिक्स पढ़ी हुई है, अभी तक क्लास 11th की फिजिक्स जो है वो अपने लोगों ने पढ़ी हुई है और काफ़ी फिजिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे करीब 12-13 लेक्चर हो गए हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा हुआ है कि हम लोग का जो चैप्टर का नाम था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ठीक। तो इस पूरे लेक्चर में अभी तक क्या था कि जो भी चार्ज थे उससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। चार्ज में भी हमने क्या, सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि चार्ज क्या होता है, पता चला कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो हमने पहले लेक्चर बताया था, ठीक है। अगर आप लोग ना देखो तो लिंक इसका दे देंगे, आप आराम से उसको प्रॉपरली एक एक लेक्चर को देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें एक एक लेक्चर को आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने सबसे पहले क्या देखा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज हमें जब पता चला टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। चार्ज पे आपने देखा कि चार्ज पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या नेट फोर्स क्या होता है अगर मल्टीपल चार्जेस हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब किसी चार्ज पे फोर्स लगता है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा उन्होंने पढ़ा डिस्क्रीट का, कि एक कोई पॉइंट चार्ज है वो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। फिर पॉइंट चार्ज को हमने थोड़ा सा अलग किया कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तब क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तब क्या होगा। फिर पॉइंट चार्ज को भी हम लोगों ने थोड़ा बढ़ाया कि मान लीजिए 5-6 चार्जेस हो सकते हैं, तब वहाँ पर उन 5-6 चार्जेस में किसी एक पर फोर्स क्या होगा या फिर किसी एक पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है। हम लोगों ने एक चार्ज का पढ़ा, हमने कुछ मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस का पढ़ा है, डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में पढ़ा है, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े वाले चार्जेस का पढ़ा है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने कुछ इस चीज़ का नहीं अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का पड़ा कि कॉन्टिन्यूअस अगर के चार्ज दिया हो, मान लिया जाए कॉन्टिन्यूअस कैसा कि अगर मान लिया एक प्लेन शीट दी, उस पूरे प्लेन शीट में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसकी वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। या फिर किसी एक मान लिया जाए रॉड है, रॉड में पूरे यूनिफॉर्मली अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। या फिर एक स्फेयर ले लिया, स्फेयर में पूरा अंदर से बाहर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर क्या होगी। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से क्या फोर्स लगेगा, ये अभी तक नहीं पढ़ा है। तो इन सबको पढ़ने के लिए आज का लेक्चर हम लोग इसमें इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कितने तरीके का कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके बाद क्या क्या किस तरीके उसकी फील्ड निकालते क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं, इसको शुरू से शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा है कॉन्टिन्यूअस क्या, जो डिस्क्रीट से नहीं, डिस्क्रीट जैसे नहीं होते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो शुरू करते हैं कि क्या रीज़न है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने का, ठीक है। तो देखिए कई बेनिफिट भी थे हमको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना पढ़ने के, या फिर कहा जाए कई एडवांटेज थे डिस्क्रीट चार्जेस को पढ़ने के, कि वहाँ पर कैलकुलस हमें नहीं लगानी पड़ती थी। क्या नहीं लगानी पड़ती थी, कैलकुलस नहीं लगानी पड़ती थी, तो उसकी वजह से हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ते थे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बहुत आसान था, वहाँ पर एरिया एलिमेंट नहीं होता था कोई ऐसा कि कोई एक छोटा पर्टिकुलर एरिया है तो वहाँ पर उस एरिया में कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता था, एरिया नहीं लेना पड़ता था। ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप्स कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा जाए टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ चार्ज, 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला क्या हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि इसका नाम है वैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक रॉड है, उस रॉड में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जैसे कि हमारी L लेंथ की एक रॉड है, ये क्या है L लेंथ की एक रॉड है। L लेंथ की एक रॉड है, तो रॉड पे
कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मान लिया गया कुछ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में को हम लोग किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि इस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या किया, एक यूनिट को तोड़ दिया, एक यूनिट को तोड़ दिया। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप कोई सामान लेने जाते हैं, अपने घर के पास कोई सामान लेने जाते हैं, आपने मान शक्कर लेने गए, घी लेने गए, तेल लेने गए, कुछ लेने गए, चॉकलेट लेने गए। ठीक, तो आप क्या करते हैं, आपको अगर मान लिया जाए, अगर आपको मान लीजिए 5 किलो शक्कर खरीदनी है लेटर सपोज, ठीक, तो आपने क्या किया, पहले 1 किलो का रेट पूछा कि 1 किलो के शक्कर का क्या रेट है। 1 किलो समझ गया कि 1 किलो मान लीजिए 50 रुपए की है, तो आपको मालूम है 5 किलो शक्कर कितने की मिल जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से अगर मान लिया जाए कहीं पर भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, एक टुकड़ा ले लेते हैं, वो टुकड़ा कैसा होता है, यूनिट लेंथ का होता है। वो टुकड़ा कैसा होता है, यूनिट लेंथ का होता है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है ना, यहाँ पर लेंथ के अलॉन्ग है, तो हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट लेंथ में देखेंगे, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। एक बार अपने को यूनिट लेंथ में पता चल गया, फिर हमें एल लेंथ का निकालना हो, हम लोग निकाल लेंगे। समझ रहे हैं, एक बार अगर कहीं का यूनिट पता चल जाए कि 1 किलो का रेट अगर हमें पता चल जाए शक्कर का, ठीक है, अगर एक चॉकलेट का रेट पता चल जाए तो हम 10 चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से इस जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अगर मान लिया जबकि यूनिट लेंथ का अपने को पता चल जाए कि इस यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो एल लेंथ की जो एक रॉड है इसमें पूरा कितना चार्ज होगा वो अपने कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यूनिट लेंथ को ही हम लोगों ने डिफाइन किया है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको हम लोग यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज इसको डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको डिफाइन किया गया लैम्डा से। इसको किससे डिफाइन किया गया, लैम्डा से। अगर मान लिया कोई एक एल लेंथ है जिसमें अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लैम्डा को डिफाइन कैसे किया गया, तो लिखा जाए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, इट इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ या फिर बाय टोटल लेंथ, बाय टोटल लेंथ। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है, जैसे इसमें मान लिया जाए पूरा चार्ज जो है Q है, ठीक, Q चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक, लेंथ कितनी, लैम्डा, और लेंथ कितनी L, तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी, जो लैम्डा की वैल्यू होगी, जो फॉर्मूला होगा लैम्डा का, वो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई L। फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई L। समझ में आ रहा है कि Q लेंथ पे अगर मान लीजिए ये बहुत ही छोटा अगर हम डिफरेंशियल ले लेते हैं, ठीक, तो यहीं पर जो हो जाएगा, इसी का एक और डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl। ठीक, dq बाई dl। पहले अगर हम माइक्रो लेवल पे होगा तो डेल्टा Q बाई डेल्टा L ले लेंगे अपने लोग। ठीक है, डेल्टा किसको दिखाता है, डेल्टा थोड़ा मैक्रो को दिखाता है, थोड़ा सा बड़ा का मतलब क्या, इसको मान लो 1 रुपए, Q को मान लो 1 रुपए, डेल्टा को मान लो 10 पैसे, डेल्टा क्या मान लो 10 पैसे। और अगर इसी में लिमिट लगा दी जाए, लिमिट क्या, डेल्टा Q टेंस टू 0, डेल्टा Q टेंस टू 0, या फिर लेंथ को 0 कर दिया जाए, किसी लेंथ को ही 0 कर लेते हैं अपने लोग, डेल्टा L टेंस टू 0। लेंथ अगर टेंस टू 0 हो रही तो लैम्डा के फॉर्मूला जो होगा चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैक्रो के लिए है, और जो माइक्रो होगा वहाँ पर फॉर्मूला क्या जाएगा, dq बाई dl। लेंथ बहुत छोटी, मतलब ये 1 रुपए, ये 10 पैसे, और ये मान लीजिए 0.01 पैसे, 0.01 पैसे, बहुत छोटी क्वांटिटी। ठीक, तो ये हो गया अपना क्या, सबसे पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको लैम्डा से डिफाइन किया था, कहीं पर भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा क्या दिखाता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कि पर यूनिट लेंथ में, लैम्डा इज द पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो हम लोग कैसे देखते हैं, लैम्डा देखते हैं। ठीक, तो पहला समझ में आ रहा है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक, दूसरा हम लोग देखते हैं वो होता है हमारा
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस, इसे सरफेस भी बोल देते हैं और साथ साथ एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये क्या दिखाता है, ये कैसे डिफाइन किया था कि इट इज डिफाइंड, अगर सरफेस पे है कहीं पर, अगर सरफेस पे है तो सरफेस का मतलब क्या, कोई 2D फिगर है। एरिया कहाँ पे निकलता है? जब 2D फिगर होती है। 2D फिगर मतलब क्या, या तो स्क्वायर हो, या तो रेक्टेंगल हो, या सर्किल हो। ठीक, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्किल हो। तो ये अगर लेट अस सपोज ये 2D फिगर है, तो 2D फिगर में मान लिया जाए ये अपना यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसका एरिया मान लिया जाए कोई A है। ठीक, एरिया है और ये पूरा जो चार्ज है वो Q है, पूरा जो चार्ज है Q है। तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कैसे दिखाया गया? इट इज डिफाइंड एज द इसको लिख लेते काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है, चलो। इट इज डिनोटेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। किससे? जैसे वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, इट इज डिनोटेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किससे डिनोट करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी से, विच इज डिफाइंड एज, जिसको डिफाइन किया गया, विच इज डिफाइंड एज क्या? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल चार्ज को टोटल एरिया से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो कहलाता क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? ठीक, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक, डिनोटेड नहीं, इसको डिनोट नहीं, इसको डिस्क्राइब्ड वर्ड लिख लो। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय, अंग्रेजी है, जानते ही हो, अंग्रेजों ने हम लोग के साथ इतना जुल्म किया, हम थोड़े अंग्रेजी के साथ कर दें, कोई बुरी बात? ठीक, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक, टोटल एरिया जो डिफाइन किया। ठीक, इसकी जो अपनी वो होने वाली है, डिनोशन जो होने वाला है वो क्या है? सिग्मा। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी को जो डिनोट करेंगे, ठीक, इट इज रिप्रेजेंट बाय या फिर इट इज डिनोट बाय सिग्मा। वाह, सिग्मा। ठीक, सिग्मा का अपना फॉर्मूला क्या? सिग्मा फॉर्मूला क्या? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज यानी कि क्या? Q डिवाइडेड बाई A। सिग्मा कैसे डिवाइड किया जाएगा? Q डिवाइडेड बाई A। वहाँ पे और यहाँ पे सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या कहलाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ रहे हो? Q बाई A। ठीक, इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखना है इसी सिग्मा का, तो इसको लिख लेंगे dQ बाई dA, बस, ज़्यादा नहीं। पहले ये सारे टाइप पढ़ लेते हैं। तीसरा वाला क्या होगा? तीसरा वाला होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा वाला क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तो समझ गए होगे, बहुत तेज हो रहे हो। ठीक, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये होगा इट इज डिस्क्राइब्ड बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, जिसका मतलब क्या कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या? टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मतलब क्या? एक अपना हो गया, ये अपना स्फेयर, क्या हो गया? ये हो गया अपना स्फेयर। स्फेयर 3D फिगर है भैया, हम 3D बना नहीं पा रहे। 3D समझना इसको, ये 3D फिगर है। इसमें मान लिया पूरे में चार्ज को जो है वो है क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये चार्ज क्या हो गया अपना? Q। ये वॉल्यूम कितना है? इसमें V का वॉल्यूम कितना है? डिवाइड V। तो अपनी क्या है? इसको डिनोट करते हैं रो से। रो से डिवाइड किससे कर, डिफाइन किससे करते? क्या? Q, टोटल चार्ज, इस पर जितना टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। डिफरेंशियल फॉर्म dQ बाई dV। ठीक, यहाँ पे रो क्या? वेयर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
व्हाट इज दिस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है? छीन रहे हो? नहीं छीन रहे हो? छापो जरा, छको छको। ठीक, अब बात करते हैं इसके आगे की। कुछ एक आध बढ़िया बढ़िया पॉइंट यही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फ़ायदे नुकसान, आइए कुछ उस पर बात कर लेते हैं। मतलब इस कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फ़ायदे भी हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यार अपने को समझो जैसे कि मास डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, रोटेशन चैप्टर पढ़ा है ना क्लास 11th में। क्लास 11th हम लोगों ने पढ़ा था मास डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर था, रोटेशन में हम लोगों ने पढ़ा ना। तो उसी तरीके से रिजेंबल कर लो कि वहाँ पर लोग मास को देखते थे ना, शुरू में पार्टिकल्स लेते थे छोटे छोटे, उसकी स्पीड वेलोसिटी फोर्स ये तब देखते थे, बाद में उन्होंने बल्क मास की बात चालू कर दी। ठीक, तो वहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालने में था ना। तो यार बिल्कुल इसी तरीके कॉन्सेप्ट समझो, मतलब बिल्कुल वैसा ही है, एनालॉगस बोला जाता है इसको। ठीक, उसी तरीके एनालॉगस है। ठीक, चलो भैया आगे छापा छुपी के बाद कुछ 2-4 पॉइंट रिमार्क वाले हो जाए पूरा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। क्या एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि डिस्क्रीट के ऊपर हम लोग रुके थे। रिमार्क्स क्या है, रिमार्क्स कंक्लूजन रिमार्क्स जो भी लिखना लिख लो। ठीक, सबसे पहला एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो अपना डिस्क्रीट वाला चार्ज था उसमें कैलकुलस का यूज़ नहीं था। यहाँ पे भी कैलकुलस का यूज़ आ जाने वाला है। ठीक, इंटीग्रेशन लग जाएगा, मज़ेदार है। ठीक, तो एक कारण था रीज़न टू रिस्ट्रिक्ट। क्या कारण था? रीज़न टू रिस्ट्रिक्ट ऑन डिस्क्रीट चार्ज, रीज़न रिस्ट्रिक्ट ऑन discrete charge is not use of calculus। कैलकुलस का यार यूज़ नहीं था, नॉट यूज़ ऑफ कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस का यूज़ नहीं था, पहला एक रिमार्क पॉइंट है। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट यार कुछ ऐसा है कि जैसे ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। मतलब बड़ी है। डिस्क्रीट के लिए तुम्हें क्या कुछ बड़ा ही अमाउंट लेना, लेकिन अगर बहुत छोटे अमाउंट की अगर बात करेंगे तो फिर वहाँ पर हम लोग, यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस है तो हम लोग बहुत छोटे अमाउंट की भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब ये हेल्पफुल किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक के लिए भी है। जो बहुत छोटा एलिमेंट है उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस अभी की हेल्प हो जाएगी, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत छोटे एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं। ये भी एक बेनिफिट है। ठीक, तो कुछ रिमार्क पॉइंट है, क्या है? ठीक, इट इज यूजफुल फॉर determine electric field due to very small element, charge element या अली। अगला पॉइंट अपना क्या हो जाएगा कि ये हमने बताया था कि ये रिजेंबल का, ये अगला पॉइंट क्या रहेगा, ये रिजेंबल कर जाता है किससे? ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू, मतलब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ सिमिलर टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू क्या? मास डिस्ट्रीब्यूशन। चलो 18 पॉइंट हो गए, कोई खास नहीं है। तो ये हो गया अपना क्या? चार्ज हो तो गया। अब चार्ज पे लगेगा फोर्स, चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स, और फोर्स लगेगा तो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, चलो ये जल्दी हो गया। चलो कुछ बढ़िया बातें करनी हम लोग कुछ लेक्चर में। हमें यार क्या पढ़ाओगे फर्जी, तुम आगे तो बताओ, चैप्टर पूरा लेक्चर का बताओ तो क्या है। देखो आज हम दिल को खोल के फ्लक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, पूरा आज फ्लक्स पढ़ना है अपने को, पूरा लेक्चर फ्लक्स पे रहेगा, खूब मज़ेदार डिटेल में एक बात। ठीक, तो कुछ बातें कर लेते हैं। हटाओ यार कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
दूर हो जाओ मेरी आंखों सामने से। ठीक, तो अपना क्या है, देखो यार, सबसे पहले आया इस दुनिया में, कौन सी दुनिया चली, इलेक्ट्रोस्टैट की दुनिया में आया चार्ज। क्या आया, चार्ज। चार्ज पे लगा फोर्स। क्या लगा, फोर्स लगा, फोर्स। चार्ज पे क्या लगा, फोर्स। फोर्स जैसे ही लगा, फोर्स लगते ही जैसे इस पे फोर्स लगा, आ गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स लगने से क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे, मजा आ रही है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने लगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ गया फ्लक्स। क्या गया, फ्लक्स। क्या गया, फ्लक्स। तो समझ में आ रहा है कहानी, समझ रहे हो। चार्ज आया, चार्ज से फोर्स आया, फोर्स जैसे ही लगा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो फ्लक्स होगा। ठीक, तो ये फ्लक्स क्या भला है, इसी पढ़ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे धूम धड़ाका धूम। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लेक्चर में सब अपना रहने वाला क्या, फ्लक्स रहने वाला। थोड़ा सा हम गॉस लॉ के बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक, तो खूब बढ़िया से डाल लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, चलिए थोड़ी इस बात को बात समझते। एक हो जाए सर। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ज़रूरी बात, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, वो है एरिया वेक्टर। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने एक लेक्चर में थोड़ा डिफाइन किया हुआ था, आइए फिर से बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जो इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, कक्षा 2 में जाने से पहले 5 का पहाड़ा पढ़ने से पहले 3 का पहाड़ा पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं। ठीक, तो 5 का पहाड़ा ये है, 3 का पहाड़ा ये, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 8, 3 तिहाई 12। ठीक, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर। देखो यार, एरिया वेक्टर होता है, सर जी क्या बात कर रहे हो, अभी तक उन्होंने पढ़ा था। छोटे बच्चों ने क्या बात करो, क्लास 7 बच्चों को क्या एरिया इधर है, एरिया में कहाँ डायरेक्शन होती है, एरिया वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या डायरेक्शन। लेकिन तुम लोगों ने वेक्टर पढ़ा रख लिया, तुम लोग तेज बच्चे हो, 12th के हो, 12th में तो वेक्टर है, वेक्टर में तो एरिया निकाला जाता है, तो वहाँ पता चलेगा कि एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो देखो यार, जो अपना एरिया है, तो पहली बात तो ये समझ लो, एरिया जो है वो इट इज़ अ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। पहली अंग्रेजी क्या लिखनी है कि एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, बट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए छापते हैं सर जी साहब, कैसा एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए बात करते हैं, एक रेक्टेंगल बना ले अपना, ये रहा रेक्टेंगल। ठीक, ये रेक्टेंगल बना लिया, इसकी साइड क्या हो गई, ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी डी हो गई। चलो इसका कुछ भी ले लेते साइड, ये ले लो ए, ये ले लो बी। ठीक, इस पूरे का एरिया निकालना है, तो अपने को एरिया फॉर्मूला क्या मालूम है सर, अगर ये रेक्टेंगल है तो एरिया का बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। नहीं बे, ये ऐसी बात करते हो बेटा। ठीक, तो ये होता लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका एरिया अपने को निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एनीबॉडी कैन डांस। ठीक, ए बी सी डी का एरिया निकालना है तो क्या फार्मूला हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का मतलब हो गया ए बी क्रॉस, ये देखो ये लेंथ इनटू ब्रेथ छोटे बच्चे बताते हैं 7th 8th वाले, अपने क्या है, अपने 12th वाले सो मैच्योर। ठीक, तो अपना क्या होगा, ए बी क्रॉस बी सी। ए बी का ये क्या है, क्रॉस है, कट्टम जीरो नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हमने पढ़ा है ना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी को क्रॉस कर देंगे बी सी से। ठीक, तो अपने को पता है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, मतलब कैसे ये खुलता है, ये खुलता है ए मॉडुलस मार देंगे, मॉडुलस क्या इसका मान लो साइड ए है, ये बी है, तो आ जाएगा ए बी और आ जाएगा साइन थीटा। थीटा कितना है, इसके बीच का एंगल 200 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया साइन 90 हो गया, ये तो हो गया फॉर्मूला। उसका होता है नीटा वेक्टर, याद आया नीटा वेक्टर, हाँ सर जी। ये अगर अपना हो गया आई कैप, ये हो गया अपना जे कैप, तो नीटा वेक्टर क्या होगा, के कैप।
क्या होगा, के कैप, के प्लस भी हो सकता है और के माइनस भी हो सकता है। अभी इस पर डिस्कशन हो जाएगा, प्लस लेना है माइनस लेना क्या है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला, इसका एरिया कितना निकल गया, ए बी प्लस के कैप या माइनस के कैप। तो एरिया समझ में आ रहा है, एरिया क्या निकल के आ गया, ए बी प्लस के कैप या फिर माइनस के कैप। तो समझ में आ रहा है ना, एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किस तरीके से समझ में आ रहा है, हो ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ये, ठीक। सुनो बहुत जरूरी बात, ये है आई, ये है जे, और इससे बाहर निकल के आ रहा है क्या, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, एरिया क्या वेक्टर है, वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किधर होगी, जिस भी एरिया का, जिस भी सरफेस का आपको एरिया वेक्टर निकालना है, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, या तो बाहर होगी या अंदर होगी, या तो प्लस का के है, या तो प्लस का के बाहर वाला के, या फिर अंदर वाला के है, या तो बाहर निकल के आ रहा है या अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छाप लो, क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कभी भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पूछी जाए तो हमेशा क्या होगी, उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि एरिया क्या एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर डायरेक्शन क्वांटिटी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। इनसाइड भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, ठीक। मतलब क्या है, जो एरिया वेक्टर इसका निकल के आने वाला है, ये बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ, पॉइंट नीचे डाल लेना, चमत्कारी चिम्मन पॉइंट, ठीक। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज क्या, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब जो भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा वो हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इनसाइड आउटसाइड। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो चलो चलो, ठीक है, चालू करें आगे। ठीक है, बढ़िया है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लस लेना है माइनस लेना है, मतलब बाहर वाली लेनी होती है कि अंदर वाली लेनी होती है, ठीक। आओ, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ये होता है, देखो दो तरीके के सरफेस होते हैं इस दुनिया में। वाह वाह वाह, क्या बातें हो रही हैं आज, मजा। दो तरीके के सरफेस होते हैं, एक होता है 2D सरफेस, एक होता है 3D सरफेस। एनीबॉडी कैन डांस इन 3D एपिसिटी, ठीक। दो तरीके के सरफेस होते हैं, एक होता है 2D सरफेस, एक होता है 3D सरफेस, ठीक। तो जो 2D सरफेस होता है इसके साथ कंडीशन है कि कोई कंडीशन नहीं, इसमें आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हो। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओपन सरफेस। क्या बोला जाता है, खुला हुआ सरफेस। इसको बोला जाता है क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। हाँ, इतनी बढ़िया बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप आउटवर्ड भी ले सकते हो, आउटवर्ड एंड इनवर्ड बोथ आर टेकन, बोथ कैन बी टेकन। अरे क्या पूरी बात लिख दो सर जी, क्या टेकन। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर आउटवर्ड एंड इनवर्ड बोथ कैन बी टेकन, या फिर एनी वन। 3D के लिए कंडीशन होती है, क्लोज सरफेस होता है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होती है, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड वाली कंसीडर करी जाती है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, वाह 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 वाह, मजा आ रही है। अभी और आएगी, बताएंगे, थोड़ा एग्जांपल हो जाए, क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ठीक। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस, वाह 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 वाह, इज ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, बाहर की तरफ ली जाती है। कैसे ली जाती है, बाहर की तरफ, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, ठीक है ना, बाहर की तरफ ली जाने वाली है, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड।
हो जाए कुछ क्वेश्चन, हो जाए कुछ क्वेश्चन, हो जाए कुछ क्वेश्चन, हो जाए कुछ क्वेश्चन। 2D पे बात करते हैं, 2D सरफेस पे, ठीक है। तू से लागी लगन, तुम देखो भैया बात समझो, 2D सरफेस, हाँ हाँ हाँ, हेडिंग डालो 2D सरफेस, ठीक। हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, ना 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 रे। 2D सर्विस क्या, 2D सर्विस में क्या क्या आता है, 2D सर्विस में क्या क्या आता है, 2D सर्विस में क्या क्या आता है सर, क्या क्या आता है? स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, सर्किल आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आता है, सब आता है, ठीक है। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, ठीक, यही समझो, ठीक। ट्रायंगल भी आता है, हाँ सर जी ट्रायंगल भी आता है, चलो ट्रायंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, टू सर ये ट्रायंगल की बेइज्जती कर रहे थे, ये ले ट्रायंगल ले ले, ट्रायंगल जरूर, ठीक। ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले, ए ठीक। इसका अगर एरिया बोला जाए, क्या बोला जाए, एरिया निकालो, ये एक रेक्टेंगल है ABC, ठीक, ABC, इसका एरिया अगर निकालना होगा, एरिया ABC, हो एरिया बड़ा बड़ा ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया अपने को निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर्मूला √3/4 इंटू A स्क्वायर, सर ये तो हमको पता है। डायरेक्शन एरिया वेक्टर बोल रहे थे ना आप, क्वांटिटी, डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन बताइए, ठीक। ए को ए के क्रॉस मोड़ना है अपने को, ए को ए के क्रॉस अगर मोड़ेंगे तो प्लस के भी आ सकता है, माइनस के भी आ सकता है, क्या आ सकता है, प्लस के भी आ सकता है, और इसी का ही माइनस के भी आ सकता है, कोई भी ले सकते हैं, प्लस के भी ले सकते हैं अपने लोग, और माइनस के भी ले सकते हैं, कि नहीं ले सकते हो सर जी, कुछ और भी था फीलिंग नहीं है। सर्किल ले ले, सर्किल ले 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 ले, ये रहा सर्किल, रेडियस की रेट 2r, वाह सर वाह। इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, ठीक। इसका प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। ये एरिया है, एरिया ऑफ सर्किल, क्वेश्चन है, इसको मित्ते हल्के रिवीम करा रहे, क्वेश्चन है ये। एरिया ऑफ सर्किल क्या, पाई r स्क्वायर, r क्या अपना 2r, ठीक। और हमें क्या बताया कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकती है, अंदर भी, क्योंकि ये कैसा फिगर है 2D मतलब क्या, बाहर भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर प्लस के भी हो सकता है और माइनस के भी हो सकता है, बोथ कैन बी कंसीडर्ड, ठीक, बोथ कैन बी कंसीडर्ड एज पर एज द लॉ, माय लॉर्ड। तो समझ में आ रहा अपने को, एरिया ऑफ द सर्किल क्या है अपना, पाई 2r का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस के और माइनस का के, ठीक। अंग्रेजी समझ में आई। 2D सरफेस के लिए क्या होगी, कोई भी डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। चलिए आइए कुछ 3D सरफेस बात कर लेते फिर, ठीक है। एक पॉइंट तो लिख लिया सर, पॉइंट लिखा दीजिए, फॉर 2D सरफेस आउटवर्ड एंड इनवर्ड क्या बातें करते सर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर would be outward or inward. Both are correct. So correct. चला 3D, चला अल्लामल रास्कला, कोई गाना सर जी हो जा, मोदी जी और लॉकडाउन 4.0 लगा रहे हैं, 2.0 पिक्चर बनाए तो अच्छा कुमार रुक गया, जितनी पिक्चर करता तो मोदी जी नहीं रुक रहा। अब तो आत्मनिर्भर भी हो गया, पढ़ो बेटा खुद से ही, आत्मनिर्भर है अब तो, क्या टीचर खुद से आत्मनिर्भर। 3D सरफेस, अब मत होना आत्मनिर्भर, गरीब आदमी है हम लोग। 3D सरफेस मतलब क्या, 3D सरफेस को बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। सर जी कुछ एग्जाम्पल बताइए, नहीं समझिए। क्लोज्ड बंद, कमरा बंद, हम तुम एक कमरे में, सर जी रहने दीजिए, अभी कट जाएगा वीडियो।
कुछ और खुल जाएगा। क्लोज सरफेस कमरा मतलब क्लोज सरफेस का मतलब क्या, कोई सिलेंडर लो भाई, सिलेंडर लो, स्पेयर लो भाई लो, कौन लो भाई लो भैया। देखो इसके बाद सबसे बड़ा ETC, ठीक है। ये हो गया अपना 3D सरफेस, ठीक। चलो कुछ ले लेते, कूब ले लें, क्यूबाइड, सब बंद, क्यूबाइड, ठीक। 3D सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है, इसमें अपने को केवल आउटवर्ड कंसीडर करना होता है। आइए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द, क्वेश्चन ऐसे आएगा व्हाट इज द, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द नेट फ्लक्स क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ गिवन फिगर, या फिर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। लो छोटा क्वेश्चन, गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन गिवन फिगर, ठीक। आओ तो कुछ ले लेते, ठीक। तो सबसे पहली बात अपने ने क्या मालूम है कि इसमें केवल आउटसाइड का ही हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक ना। क्लोज सरफेस में क्या करते हैं, केवल आउटसाइड वाले को ही कंसीडर करते हैं कि नहीं करते, ठीक। जैसे कि अपना 3D फिगर में एक हो गया, ये क्यूबाइड हो गया, क्या हो गया, क्यूबाइड। ये क्यूबाइड दिख रहा है, स्फेयर है भैया, ठीक। स्फेयर है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन देखने वाले हैं। अगर इसमें डायरेक्शन देखेंगे किसकी, एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर क्या होगी, ये इसका एरिया लेट अस सपोज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक इनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन आउटवर्ड भी हो सकता है। हमें क्या मालूम है कि जो भी 3D फिगर्स होती है, जो क्लोज्ड फिगर्स होती हैं, इसमें जब भी हमको डायरेक्शन एरिया वेक्टर की लेनी होती है तो हमेशा क्या लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं। अगर यहाँ पे लेना होगा तो आउटवर्ड, यहाँ लेना होगा तो आउटवर्ड। और ये याद रखो कि इसमें जब भी हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे, कोई भी डायरेक्शन, अगर मान लीजिए अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, वहाँ से अगर कोई भी वेक्टर को अगर परपेंडिकुलरली निकालेंगे तो हमेशा वो पास होगा किससे, सेंटर से। किससे पास होगा, सेंटर से। किससे पास होगा, सेंटर से। हो ठीक है ना, किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो ये जितने भी एरिया वेक्टर हमेशा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जो डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, इनसाइड भी कर सकते थे, लेकिन अगर 2D फिगर होता और 3D फिगर में क्या होता है, एरिया वेक्टर की जो भी डायरेक्शन कंसीडर करिए तो हमेशा क्या करते हैं, आउटवर्ड करते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये स्फेयर का केस हो गया। चलो सिलेंडर की बात कर लें। ये रहा अपना सिलेंडर। इस सिलेंडर में तुम्हारे घर में आने वाला सिलेंडर, LPG सिलेंडर, ठीक। इसके अगर अपने को एरिया वेक्टर डायरेक्शन निकालनी हो तो ये वाला सरफेस तो ऐसा वाला, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर एरिया वेक्टर नीचे नहीं, बाहर, आउटवर्ड। यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर है, आउटवर्ड, ठीक। अब ये जो सरफेस घूमने वाला है, ये रहा घूमने वाला, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर बाहर, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर बाहर। कोई दिक्कत, सिलेंडर हो गया। और क्या था, सिलेंडर, स्फीयर, कौन ले ले, चलो कौन ले लेते हैं। हो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड। और ये कोन के साथ क्या होगा, ये सरफेस, ठीक, ये, ठीक। कोन के साथ क्या है अपना, ये सरफेस। तो ये सर, तो ये क्या होगी, बाहर। किधर होगी, बाहर। यहाँ पर भी बात करेंगे तो किधर होगा, बाहर, ठीक। समझ में आ रहा है। ये हो गया कौन, और कुछ बचा है, क्यूबाइड। ये रहा क्यूबाइड। क्यूब ले लेते हैं, लेट अस सपोज क्यूब या फिर क्यूबाइड। तो ये अपना एरिया है। अगर तो
इसमें एरिया वेक्टर किधर, बाहर, अंदर नहीं लेंगे, ठीक। ये अगर एरिया है वेक्टर है तो यहाँ पर क्या लेंगे, ये रहा बाहर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्यूबॉइड बड़े क्वेश्चन बनते हैं, क्यूबॉइड में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये अगर इसका सरफेस है नीचे वाला तो इसके लिए क्या होगा, बाहर। ये सरफेस अगर ऊपर वाला है इसके लिए क्या होगा, एरिया वेक्टर बाहर। ये अगर क्या हो गया, 4 हो गए, अब कितने बचे, 4 हो गए, 6 होते सर। ये रहा बाहर, ये क्या होगा बाहर, और ये वाला किधर होगा, बाहर। तो ये सब क्या होना, ये सब समझ में आ रहा है अपने। ये हर एक एरिया वेक्टर जो होने वाला है वो परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड्स होने वाला है। किधर होने वाला है, परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड होने वाला। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, एक एक चीज़ समझ में आ रही, ठीक। तो ये एरिया वेक्टर 3 का पहाड़ा अपने लोगों ने पढ़ लिया, 3 का पहाड़ा हम लोगों ने पढ़ लिया। तो चलो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 का पहाड़ा मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। समय आ गया है 5 का पहाड़ा पढ़ने का। एरिया वेक्टर अपने को बिल्कुल एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो, बहुत जरूरी पॉइंट लिखो, बहुत जरूरी। फॉर क्लोज्ड सरफेस या फिर 3D सरफेस, फॉर 3D सरफेस, क्योंकि सब भूल जाओगे तुम लोग, अभी तो पढ़ रहे हो बिल्कुल। देखो नंबर अगर लाने हैं 90% के ऊपर 95% लाने और ला सकते हो, क्यों नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो समझो क्या होता है रिवीजन, क्या अभी तो पढ़ रहे हो, सब समझ आ रहा, मज़ा आ रही, सब बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा रहे सब, हर चीज़ मज़े में है। लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वही सारी मेहनत हो जाती है जीरो। अब से 3 महीने बाद सब भूल जाओगे। तो जितना अच्छा टीचर पढ़ा ले तो आपको रिवीजन रेगुलर करना है, ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें अगर करते रहोगे तो आप 95 आपके ही हैं, बहुत आसान है, सो सिंपल। फॉर 3D सरफेस और क्लोज सरफेस, 3D सरफेस और क्लोज सरफेस, एरिया वेक्टर टेकन only outward direction, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक, समझ में आ रहा। लिख लेना भैया इसको। आगे चलते हैं 6 साल मॉस्को, अरे नहीं, क्या क्या निकल जा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लो 5 का पहाड़ा सबसे बड़ा पहाड़ा भूलने का प्रयास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए शुरू करते हैं। वाह टेक्निकल गुरु जी, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ लाइन दैट इज पासिंग, द नंबर ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम द सरफेस। क्या, लिखो पहले डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन छापो। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing perpendicular to the plane surface, दोनों। ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास कर रही परपेंडिकुलरली किससे, प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस है, उससे जो भी लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। अगर पर यानी कि क्या, जो लाइन परपेंडिकुलरली नहीं कर रही उसको अपने को लेना नहीं है। बहुत ज़रूरी बात है ये। इसको लगाओ डबल गोला और लगाओ 3 सितारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केवल परपेंडिकुलरली पास हो रही है, हमें उसी को ही कंसीडर करना है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरी नहीं कंसीडर करना, यही सारी बात है, ठीक। चलो तुम्हें चाहिए होगा इसका फॉर्मूला, कुछ थोड़ी मोटी बातें हो जाए क्या। इसको डिनोट कर सकते किससे करते, इट इज डिनोटेड बाय फाई। पूरा डेफिनेशन नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, अभी डेरिवेशन कराते हैं कैसे क्या है, ठीक। फॉर्मूला तुमको पता है, मैं मालूम तुम्हें पता है, बहुत तेज बच्चे हो, बहुत तेज हो रहे हो। इट इज डिनोटेड बाय फाई, और ये क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अरे यार सब कुछ बात के लिए, ठीक। चलिए हम लोग 4 केस लेते ताकि फॉर्मूला डिफाइन हो सके। 4 केस लेते हैं कि देखा जाए फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द फ्लक्स, अपने को केवल डेफिनेशन मालूम है, फॉर्मूला अपने को निकालना है। पढ़ते थे ना यूनिट डायमेंशन, हम लोग फॉर्मूला निकालते थे, बस वैसे समझो कि नंबर ऑफ द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक।
कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब क्या, फील्ड लाइन मतलब किससे निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलती है। किससे निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर ऑफ द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर सरफेस मतलब क्या, एरिया, यानी कि कुछ एरिया वाली बात होगी। और नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या होता है, फील्ड लाइन किस पे डिपेंड करती है, फील्ड पे। तो दो चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड, फ्लक्स जो दो चीज़ें डिपेंड होता दिख रहा है, किस पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे और दूसरा किस पे, सरफेस पे। भैया इट डिपेंड्स अपॉन, चलो यहाँ पे अंग्रेजी क्या समझ में आ रही है, इट डिपेंड्स अपॉन। देखो इसकी डेफिनेशन से ही सब कुछ समझ में आ रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट मतलब क्या, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। दूसरी बात क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है और पासिंग परपेंडिकुलर टू द, अभी परपेंडिकुलर पे भी आते हैं, उस पर स्टार लगाए, उस पर डिपेंड करे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस मतलब क्या, ये हो गया एरिया, ठीक। तो दूसरी बात किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तीसरी बात क्या, किस पे डिपेंड किया, तीसरा किस पे डिपेंड किया, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर जो नहीं होगी, मान लो परपेंडिकुलर मतलब क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री, कोई चीज़ परपेंडिकुलर मतलब क्या, एंगल क्या हो जाना चाहिए, जो भी एंगल हो वो थीटा 90 हो जाए। तो यानी कि 90 नहीं हुआ तो यानी कि कुछ इस पे डिपेंड करने वाली, किस पे, एंगल पे, यानी कि थीटा पे भी डिपेंड करने वाली है, एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस, ये किस पे डिपेंड करेगा, इन तीन पे डिपेंड करेगा। देखो केवल अपने ने डेफिनेशन पकड़ी है, डेफिनेशन से ही पूरा फॉर्मूला निकालना है अपने को, ठीक, कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। क्यों दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरा एरिया, देखो प्लेन सरफेस यानी कि एरिया पे डिपेंड करे, तीसरा एंगल पे, है ना। चलो शुरू करते हैं, क्या सर इतनी देर, शुरू करते हैं, आओ परपेंडिकुलर, वाह, इतनी बढ़िया डेफिनेशन लिखी थी, मिटा दी आपने। केस वन, ठीक। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये अपना फॉर्मूला, ठीक। ये आपने क्या, कोई एक सरफेस है बेसिकली, बढ़िया सरफेस है, ठीक। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक, नॉर्मल सरफेस। यहाँ पर तक हमें क्या दिखा कि फ्लक्स है, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पे डिपेंड कर रहा है, बेसिक ई पे। चलो एक केस 2 ले लेते हैं, कैसे ई पे डिपेंड कर रहा है, रहने दो, ठीक है। ये ओरिजिनल केस है, केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है, ये क्या है, सिंपल केस, ओरिजिनल केस, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक। ओरिजिनल केस, इसको बोल दिया फाई, जो भी फाई निकल के आने वाला, ठीक। केस 2 लेते हैं, केस 2 में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, हमने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी इंक्रीज करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंक्रीज करती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो लाइंस क्या होती है, ज़्यादा पास होने लगती, पास हो जाती है। भाई कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 4, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बढ़ा दी, एरिया उतना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी, 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। यहाँ पर फ्लक्स में कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही थी, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर फ्लक्स कितना पास हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या, नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा पास होने लगी इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते ही। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, फ्लक्स इंक्रीजेस, तो यहां से क्या निकल गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाय फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत, फ्लक्स किसके डायरेक्टली, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फ्लक्स आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वाह सर वाह। और तीसरा केस ले लेते हैं, पूरा फील लो, मजा आ जाएगा। देखो गॉस लॉ अपने को पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेरिवेशन वगैरह भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। कठिन से कठिन जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेते,
तो वो निकालने के लिए अपने क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ बात करते हैं, ठीक। इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर रही है। अब जो तीसरा पॉइंट है अपना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ गई, अब बात करते हैं एरिया की, इसकी, हाँ एरिया की, ठीक है। एरिया को क्या करते हैं, यहाँ पे जो एरिया वही एरिया यहाँ एरिया अगले वाले में बढ़ा देते हैं। अब की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ाते, एरिया बढ़ा देते हैं, वाह, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल ही रखते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अगर एरिया बढ़ा दिया, ठीक, केस थ्री में एरिया इंक्रीजेस, एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही परपेंडिकुलरली, 1 2 3 4 5 6 लाइन बढ़े। या ओरिजिनल वाले में कितनी थी, 4, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो फ्लक्स बढ़ गया, और एरिया जैसे ही बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही रहने दी, लेकिन सिर्फ एरिया बढ़ा दिया तो भी फ्लक्स बढ़ गया। तो अपने क्या दिखा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हो गया। अब चौथा केस लेते परपेंडिकुलर वाला, आ जाओ केस नंबर 4, ठीक। ये क्या कहता है, अगर मान लिया जाए ये रही है एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है इससे, ठीक। ये एंगल जो है एरिया वेक्टर से कुछ बना रही, थीटा एंगल, क्या बना रही है, थीटा एंगल। वाह भावा वाह, क्या सर्ची, क्या डायग्राम बनाया, मज़ा ही आ गया। किसी को दिखाइएगा नहीं, हम लोगों ने दिल पे पत्थर रख के देखा आपका डायग्राम। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। देखो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, अगर ये क्या कर रहा है अपना थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। वाह वाह, अपने को क्या पढ़ा, अपने को ये पता है कि फ्लक्स वही दे सकता है जो परपेंडिकुलर है, किसके, सरफेस के, ठीक। तो इसके 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं कोई अगर वेक्टर, उसको 2 कंपोनेंट में। ये वाला क्या हो गया, ई कास थीटा, और ये क्या हो गया, ई साइन थीटा, ठीक है। तो हमको क्या मालूम है कि थीटा का एक एंगल खराब हो जाएगा, एक एंगल काम आएगा। तो कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी वेक्टर है, उसका एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला अपने काम का है और ये वाला अपने काम का नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक डेफिनेशन में क्या कहती है कि जो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो अपने को क्या ई कॉस थीटा वाला लेना है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि थीटा की वजह से भी, ठीक। अगर थीटा ये जो एंगल है, ये एरिया वेक्टर था अपना, ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अगर जैसे जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू अगर मान लो 0 अगर हम लोग रखते हैं तो 1 होगी, अगर ये बिल्कुल ही लाइन कर रहा है, ठीक। और जैसे जैसे कम करेंगे, ठीक, ये 0 से बढ़ाते 90 कर दी, 90 करते ही फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि फ्लक्स जो है वो वेरी किससे कर रहा है, थीटा से भी वेरी कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला निकल के आया चारों केस में, ठीक। तो एज थीटा चेंजेस फ्लक्स चेंजेस, समझ में आ रहा है। डिपेंड करेगा फ्लक्स थीटा पर भी, किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर। थीटा क्या है, आइए देखते इसको। बहुत आप आते हैं ना सर, बताते हैं। चलो, तो अपना क्या फ्लक्स डिपेंड किस पे कर रहा है, ई पे, ए पे और थीटा पे, ठीक। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा वाला क्यों, क्योंकि भाई अपना क्या था, अभी परपेंडिकुलर था, देखा था ना, ये कंपोनेंट क्या था, ई कॉस थीटा, ये तो अपने को चाहिए था इस सरफेस का, ये हो गया। तो ई साइन थीटा ये नहीं चाहिए अपने को, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा को अपने लोग क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए। ये अपना क्या डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ से क्या निकल गया कि फ्लक्स इज ए क्वांटिटी, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, और एरिया कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, पहली बात। और दूसरी बात, यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या, न्यूटन पर कूलम, ठीक, न्यूटन पर एरिया, और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाँ, ठीक। फ्लक्स से समझने के बाद आगे हम लोग समझते हैं
क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं तब आएगा फील। फ्लक्स तो पूरा फील ले लिए होंगे, सब आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक सर्किल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी पास हो रही है, ठीक। इसका एंगल जो है इससे क्या है 90 डिग्री, ठीक है। पूछिए कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स, व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नहीं नेट फ्लक्स, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, ठीक। नेट फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए कॉस थीटा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया, एरिया वेक्टर क्या हो गया, सरफेस के क्या परपेंडिकुलर, क्या होगा परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 0, फ्लक्स की वैल्यू क्या, ई ए कॉस 0 0, नहीं भैया कॉस 0 1, समझ में आ रहा फ्लक्स क्या होगा, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा, समझो भैया समझो। आओ एक और केस लेते हैं ऐसे ही, वाह सर जी आपकी। अगला क्वेश्चन खुद ही करोगे तुम लोग, यही अपना सर्किल है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, वाह ये पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स, अरे नेट फ्लक्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस का। चलो 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 तुम लोग पॉज करके आंसर बताओ, तुम लोगों ने आंसर बता दिया है, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, दे दिया, रुक जाओ। कॉस थीटा ई ए, अब एंगल कितना ई और ए, एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये रहा अपना सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर, ये रहा एरिया, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा एरिया, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ई ए कॉस 90